हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो बॉडी के फंक्शंस के लिए हेल्प करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो हम फूड खाते हैं उससे एनर्जी कैसे फॉर्म होता है, किस किस पाथवे का यूज करके हम वो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है तीन पाथवे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये तीनों पाथवे में कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, कैसे फूड का ब्रेकडाउन होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम चालू करते हैं ग्लाइकोलिसिस पाथवे से। तो सबसे पहला जो पाथवे है वो है ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ओके, सो इसमें क्या होता है कि इसमें ये सबसे फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने का। इसमें जो ग्लूकोज होता है वो ये जो ग्लूकोज है, ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होगा। मतलब कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को हम तोड़ के 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना रहे हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा एटीपी का प्रोडक्शन होगा और दूसरा होगा इसमें NADH2 का प्रोडक्शन। ठीक है, एटीपी का प्रोडक्शन होगा और NADH2 का प्रोडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस होता कहाँ पे है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया कि जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, ओके, सेल के साइटोप्लाज्म। ठीक, तो ये ग्लाइकोलिसिस अपना फर्स्ट पाथवे है जिसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा और 1 ATP और NADH2 बनाएगा। ओके, अब दूसरी चीज, इसमें और भी प्रोसेस होते हैं। अब इसको हमें भेजना है TCA साइकिल में, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजना है। तो अभी पायरुविक एसिड का और ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, पायरुविक एसिड का और ब्रेक डाउन किया जाएगा। तो ये पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोए में, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में ये कन्वर्ट होगा। ठीक, ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक, और जब ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा तब इसमें और क्या निकलेगा, NADH2, ठीक, और वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। ठीक है, इसमें जब पायरुविक एसिड में जब ये बनेगा तो यहाँ पे वाटर भी रिलीज होगा, और यहाँ पर भी वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसको दूसरे कलर में लिखते हैं बिकॉज जो एनर्जी के फॉर्म है उसको हम दूसरे कलर में लिखेंगे, NADH2 प्लस H2O। ठीक, तो ये अपना फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक किया और उससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाया। और जब पायरुविक एसिड बना तब उसमें से ATP, NADH2 और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ओके, अब जब ये पायरुविक एसिड बना उसके बाद हमने इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया और बनाया एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, तो जब ये बना तो हमारा NADH2 और H2O मतलब वाटर के भी मॉलिक्यूल इसमें से निकले। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस है, ये दोनों हमारा होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, तो अब ये क्या होगा, ये जो एसिटाइल को है, ये एसिटाइल को जाएगा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि जो TCA साइकिल है, मैंने आपको बताया था, जो TCA साइकिल है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो ये जो एसिटाइल कोए है
वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब इसको भेजते हैं। अब आते हैं हम टीसीए साइकिल में। ओके, ठीक है, टीसीए साइकिल जिसको हम क्रैब साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा, ये मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होगा अपना टीसीए। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है। इसमें जो टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बना, जो टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए बना, ठीक है, ये कहाँ पे बना था, ये सेल के साइटोप्लाज्म में बना था। ये सेल के साइटोप्लाज्म में बना था। ठीक, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में देखो, अभी इधर माइटोकॉन्ड्रिया में बना रही हूँ। तो ये एसिटाइल कोए आया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एसिटाइल कोए का फर्दर ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, एसिटाइल कोए का फर्दर ब्रेकडाउन करेंगे, इसमें इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। अब यहाँ होगा ऑक्सीजन का यूज, यहाँ किया जाएगा ऑक्सीजन का यूज। ठीक है, ऑक्सीजन का यूज करके क्या किया जाएगा, क्या बनाया जाएगा यहाँ पर, चलो वो देखते। ठीक है, एसिटाइल कोए को हमने तोड़ा। ठीक है, इससे हमने क्या क्या बनाया, H2O plus NaDH2 plus FADH2 plus CO2। देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिटाइल कोए, जो दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए आए, ठीक है, ये एसिटाइल कोए को हमने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन किया, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे किया जाता है ऑक्सीजन का यूज। ठीक, ऑक्सीजन का यूज किया गया और इसको H2O के मॉलिक्यूल में, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल में तोड़ा गया, NaDH2 के मॉलिक्यूल में तोड़ा गया, FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड में इसको ब्रेक किया गया। मतलब एसिटाइल कोए को जब ब्रेक किए तो ये मॉलिक्यूल हमारे रिलीज हुए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज किया गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो देख रहे हो, मैंने रेस्पिरेशन में बताया था, सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन में बताया था कि ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ओके, तो ये कौन सा प्रोसेस है हमारा, ये है हमारा टीसीए, जो कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इसमें क्या हो रहा है, टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोए जो है, जो सेल के साइटोप्लाज्म में था, वो आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, और यहाँ पर ऑक्सीजन का यूज करके एसिटाइल कोए को हम H2O, NaDH2, FADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक कर देते हैं। ओके, अब सबसे लास्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, वो पढ़ते हैं अभी, उसमें देखो क्या होता है। अब पढ़ेंगे थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है ETC, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ओके, ये प्रोसेस कहां पर होगा, ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रियल
मेम्ब्रेन में मैंने जैसे पहले बताया आपको कि ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, ये प्रोसेस होगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने देखा क्या क्या हमें मिला था, वो बनाते हैं हम सबसे पहले। ठीक, यहाँ पे हमने एसिटाइल कोए को ब्रेक किया था। ओके, एसिटाइल कोए को ब्रेक किया था और क्या बनाया था, H2O बनाया था, प्लस NADH2 बनाया था, प्लस FADH2 बनाया था, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। ठीक है, ये प्रोसेस हुआ था हमारे TCA में। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये जो NADH2 बना है, ये जो NADH2 बना है, ये जो FADH2 बना है, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में और इसका ब्रेकडाउन होगा और क्या रिलीज होगा, इसका ब्रेकडाउन होके क्या रिलीज होगा, NADH2 का ब्रेकडाउन होगा, FADH2 का ब्रेकडाउन होगा। चलो पहले ब्रेकडाउन देखते हैं और फिर देखते हैं क्या रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो NADH2 है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया NADH2। ठीक है, ये ब्रेक होकर क्या बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ठीक, और जो ये FADH2 आया है FADH2, ये क्या बनाएगा ब्रेक होकर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। यहाँ पे देख रहे हो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ये लास्ट प्रोसेस में देखो क्या होता है कि जो NADH2 और FADH2 हमें TCA साइकिल से मिला, वो कहाँ जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जाता है। ये मेम्ब्रेन है, ओके मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन में जाएगा और ये जो NADH2 है वो ब्रेक होकर 3 ATP बनाएगा और FADH2 जो है वो ब्रेक होकर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाएगा और क्या रिलीज करेगा, प्लस वाटर रिलीज करेगा, प्लस H2O रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें क्या हो रहा है, हाँ इसमें भी हमारा ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा, इसमें भी हमारा ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। ठीक है, जैसे क्रेब्स साइकिल में TCA में हुआ ऑक्सीजन का यूज, वैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। ठीक, तो इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा वो फिर से ब्लड वेसल में जाएगा, ब्लड वेसल के थ्रू वो लंग्स में जाएगा और लंग्स के थ्रू वो हमारे एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है और ATP बनाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है। ठीक है, अब ये NADH2, FADH2, ATP क्या होता है। ATP को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, और NADH2 क्या होता है, NAD का फुल फॉर्म देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, और FADH2 का फुल फॉर्म क्या दिया हुआ है कि फ्लेविन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक, अब आगे देखते हैं हम इसके सारे। तो अब हम देखने वाले हैं कि जो हम अलग अलग न्यूट्रिएंट खाते हैं तो उसका ब्रेकडाउन होकर कैसे एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हमने बताया था, पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है, जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड। यहाँ पे हम वो तीन की बात करेंगे कि कैसे हम इसका ब्रेकडाउन करते हैं और कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट, जहां हमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोलिसिस, TCA और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू। यहाँ पे हम बात करेंगे लिपिड और प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है।
So carbohydrate, यहाँ हम लेते हैं प्रोटीन्स और यहाँ हम ले रहे हैं लिपिड्स। लिपिड्स को हम फैट्स भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ और ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिला? ग्लाइकोलिसिस होने के बाद हमें मिलता है एसिटाइल कोए, एसिटाइल को ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ओके, तो जब प्रोटीन का ग्लाइकोलिसिस होगा तो भी हमें एसिटाइल को ए ही मिलेगा। लिपिड का जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो हमें एसिटाइल को ए ही मिलेगा। ओके, अब जो एसिटाइल कोए है वो क्रेब साइकिल के थ्रू, ठीक है, क्रेब साइकिल के थ्रू, ठीक है, क्रेब साइकिल के थ्रू क्या होगा? इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और ये क्या फॉर्म करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, ये प्रोसेस होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन में, मतलब ऑक्सीजन का यूज करके, यूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, O2 का यूज करके हम यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ तो एसिटाइल कोए बनाया, वैसे ही लिपिड जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू इसका ब्रेकडाउन होगा तो वो भी एसिटाइल कोए बनाएगा और प्रोटीन जो है उसका भी अगर ग्लाइकोलिसिस पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन हुआ तो वो भी एसिटाइल को ए ही बनाएगा। अब इसके बाद ये हो जाता है क्रेब साइकिल में और क्रेब साइकिल में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्रेब साइकिल के बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये तो चार्ट तुम्हें याद होना ही चाहिए, ये डायग्राम तुम्हें बनाने आना ही चाहिए। वो क्या करते हैं एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर शिफ्ट कर देते, क्रेब साइकिल को नीचे शिफ्ट कर देते और इसको राइट वे में अरेंज करने कहते हैं। तो हमें इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं बताया कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है तब लिपिड का भी ब्रेकडाउन होता है। तो लिपिड जब ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, तो लिपिड का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो बनाएगा फैटी एसिड, फैटी एसिड। ओके, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो बनाएगा अमाइनो एसिड। ठीक, ये हमने नहीं देखा था, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा वो बनाएगा अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, और लिपिड का जब ब्रेकडाउन होगा तो वो बनाएगा फैटी एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। फिर उसके बाद ये फैटी एसिड और अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे और ये बाद में क्रेब साइकिल में जाएगा और वहां पर हमारा रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड एनर्जी। तो अब हम देखने वाले हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलेगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसमें ग्लाइकोलिसिस होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस से क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। इधर भी इधर भी। ओके, ग्लाइकोलिसिस मैंने बताया था कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का यूज नहीं किया जाता है, बाकी पीसीए में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होगा और ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बनेंगे। ठीक है,
तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। ओके, इसीलिए ग्लाइकोलिसिस हो रहा है। बाकी क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, इसलिए वो दोनों प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर होगा फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, तो ये पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ। ये पायरुविक एसिड का भी फर्मेंटेशन होगा, और ये वाले पायरुविक एसिड का भी फर्मेंटेशन होगा। ओके, तो ये दोनों तीनों पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन होने के बाद से ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, फर्मेंटेशन होने के बाद से ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जैसे हम बात करें कि मसल सेल में या फिर एरिथ्रोसाइट सेल में, मसल मतलब हमारी जो मसल है वो जिस सेल से बनी है, और हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर होता है एरिथ्रोसाइट्स। तो हमारा जो रेड ब्लड है, आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, वो जिससे बना हुआ है, उस सेल में क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन के बाद से क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। और लैक्टिक एसिड किसमें प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने बताया, मसल सेल में और एंड एरिथ्रोसाइट्स में। ओके, एरिथ्रोसाइट्स में और मसल सेल में ये हमारा लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है फर्मेंटेशन के बाद। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि फर्मेंटेशन होने के बाद से और क्या होता है। तो फर्मेंटेशन, हम ये वाला फर्मेंटेशन लेते हैं, तो इसमें फर्मेंटेशन के बाद से क्या बनेगा, यहाँ पर होगा अल्कोहल का फॉर्मेशन। यहाँ पर होगा अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो अल्कोहल का जब फॉर्मेशन होगा तो वो किस में होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा ईस्ट में, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और वो किस में बनेगा, ईस्ट सेल में। ओके, ये सेल में हमारा अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अगर हमारे अलग अलग डिफरेंट जगह पर हुआ, जैसे कि वेरियस मार्केट में बिकने वाले बहुत सारे फूड्स और वेरियस माइक्रोब्स। ठीक है, तो इस एरिया में अगर फर्मेंटेशन होता है तो उसमें क्या बनेगा, उसमें क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। ठीक है, विनेगर। ओके, और ये विनेगर क्या होगा, एग्जाम्पल लाइक माइक्रोबैक्टीरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हुआ जिससे पायरुविक एसिड बना। अब ये तीनों पायरुविक एसिड का अलग अलग सेल में अलग अलग प्रोडक्शन है। जैसे फर्मेंटेशन तीनों में हो रहा है, पर फर्मेंटेशन से कोई लैक्टिक एसिड बना रहा है, फर्मेंटेशन से कोई विनेगर बना रहा है, फर्मेंटेशन से कोई अल्कोहल बना रहा है। ठीक, और ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में होते हैं। तो ये है हमारा अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। एरोबिक में हमने देखा कि हम कैसे ऑक्सीजन का यूज करके बना रहे थे। एनारोबिक में आप देख रहे हो कि इसमें हम ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं। ओके, सो हमने देखा कि कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और कैसे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ग्लूकोज का यूज करके। सो जैसे कि मैंने बताया था कि फास्टिंग के वक्त प्रोटीन और लिपिड का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट से हमें कितना एनर्जी मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें 4 किलो कैलोरी देते हैं, 1 ग्राम पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी इनसे हमें एनर्जी मिलता है। हम नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें तो उससे भी हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है। ओके, और अब हम बात कर रहे हैं लिपिड की।
तो लिपिड से हमें 9 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलता है। ठीक, सो ये हमारे एनर्जी कितने हमें पर ग्राम पे मिलते हैं वो है कि हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल खाएंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें कितना एनर्जी देगा, 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितना एनर्जी देगा और 1 ग्राम लिपिड हमें कितना एनर्जी देगा। तो ये ध्यान रखना है कि लिपिड क्या जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी देता है। ओके, सो अब आगे बात करते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो मैंने विटामिन के बारे में बताया था कि विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, विटामिन एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। सो विटामिन ओके, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन, ऐसे विटामिन जो फैट में सॉल्युबल हो, फैट में घुल जाए, उन विटामिन को फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। और ऐसे विटामिन जो वाटर में घुल जाए उस विटामिन को हम वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये विटामिन में कौन कौन से विटामिन आते हैं। जैसे कि मैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करूं तो इसमें आता है बी एंड सी, और इसको छोड़ के जो भी है ए, डी, के, ई, सो ये जितने भी विटामिन है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। और वाटर सॉल्युबल में बी एंड सी। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन टॉक्सिक। ओके, और ये बॉडी में स्टोर किया जाता है, बॉडी में स्टोर किया जाता है। और जो फैट सॉल्युबल है ये टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक होता है और ये नॉट स्टोर इन बॉडी। ओके, एंड नॉट स्टोर इन बॉडी। ओके, सो हमारे पास दो तरह के विटामिन होते हैं, जो फैट में सॉल्युबल हो और वो जो वाटर में सॉल्युबल हो। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी एंड सी है और यहाँ पे फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, के एंड ई है। ओके, इसमें से वाटर सॉल्युबल जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है और जो फैट सॉल्युबल है वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, इस फैट सॉल्युबल को हम बॉडी में स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज ये टॉक्सिक होता है। ओके, अब हम बात करते हैं मिनरल्स की, फाइबर्स की। और मिनरल्स एंड फाइबर्स का काम क्या है? तो मिनरल्स बेसिकली अपने वाटर्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। दूसरी चीज फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो फाइबर्स क्या होते हैं? एक ऐसा एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा न्यूट्रिएंट जो डाइजेस्ट नहीं होता पर वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स जो नॉन डाइजेस्टेड होते हैं, नॉन डाइजेस्टेड बट हेल्प इन हमें क्या करता है? जो फाइबर है वो हमारे जो डाइजेशन में हेल्प करता है और डाइजेशन के बाद जो फूड बचा हमारा वेस्ट मटेरियल उसको बॉडी से बाहर इजेक्ट करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहला हमने देखा कि वो नॉन डाइजेस्टेड होता है, वो डाइजेस्ट नहीं किया जाता बॉडी के थ्रू अंदर। और दूसरा चीज जो है वो हेल्प करता है किसमें? हेल्प करता है डाइजेशन में। हेल्प in digestion and ingestion of waste material. Ingestion of undigested food. ओके, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है और डाइजेशन में
हेल्प करता है। तो ये रहा हमारे फाइबर्स का काम।